नमस्कार बच्चों, आज के क्लास से हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है, जो आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए, आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है, और जब वो चार्ज रेस्ट में है तो वो कौन से फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उन फील्ड से वो कैसे इंटरेक्शन करता है, इन सब की जो स्टडी है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने वाले हैं। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब यहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है कि यार चार्ज क्या होता है। तो देखिए, चार्ज जो है किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मैटर अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, इन फील्ड से वो इंटरेक्शन कर सकता है। तो उस मैटर की ये इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। बच्चों, मैं यहां पर आपको बता दूं, चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट तभी शो करेगा जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है, चार्ज जब मूव कर रहा होता है तभी मैग्नेटिक इफेक्ट वो शो करता है, जो आगे के चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं। अब चार्ज जो है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो एग्जाम्पल है वो है बच्चों प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो उनमें रिपल्सन फोर्स लगता है, दोनों अगर नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सन लगता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो यहां पर देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा उस पर रिपल्सन फोर्स, और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर एक चार्ज नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, कुछ फोर्स लगाएगा उस पे, और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। लेकिन तो इन दोनों में, तो दोनों सिचुएशन में तो कैसा फोर्स लग रहा है बच्चों? रिपल्सन। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस का है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक माइनस का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F से। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी मैटर कैसे चार्ज होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी नेचर में जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो सब एटम्स से मिलकर बनी होती है, और एटम जो होता है वो जनरली न्यूट्रल होता है। उसकी वजह से जो सब्सटेंस है हमारे वो भी न्यूट्रल होते हैं। अब अगर उस सब्सटेंस को हमें चार्ज करना है तो वो कैसे चार्ज होगा, तो उसको हम एटम की हेल्प से समझते हैं। क्योंकि अगर एटम चार्ज हो गया उस पार्टिकल का, उस मैटर का, तो एटम अगर चार्ज हो गया तो ऑब्वियसली वो मैटर भी चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये एक एटम की स्ट्रक्चर हम रैंडम कोई भी एटम अपन ने ले लिया है। बच्चों, एटम की स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि एटम में ये जो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं, और उनके बाहर ऑर्बिट्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ये एटम की स्ट्रक्चर होती है। और एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर इस एटम के अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वजह से जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब अगर हमें इस एटम को चार्ज करना है, इस पर चार्ज बिल्ड करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें या हम इसको इलेक्ट्रॉन और दे दें।
तो चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेता हूं, इससे मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब इसमें 6 तो इलेक्ट्रॉन्स बचे, और प्रोटॉन तो अंदर है, न्यूक्लियस में है, तो उनको निकालना आसान नहीं है। तो प्रोटॉन तो अभी भी 7 प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन का नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसमें ज्यादा है। तो अब इस एटम पर ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज कब आया इसमें, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं। तो ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम सीन को बदलते हैं, मान लो ये न्यूट्रल है इनिशियल सिचुएशन। अब इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और प्रोटॉन तो अभी भी उसमें 7 ही है, 7 प्रोटॉन्स हैं। तो अब की बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है उनका नंबर ज्यादा हो गया इससे, तो नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। अब सॉरी, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये तो था हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज कब आया इसमें, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया है। तो ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सीन था हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कब होता है, अगर वो न्यूट्रल सिचुएशन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स उससे में से बाहर निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये था हमारा चार्ज कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों कि यूनिट जो है, इस चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट हम क्या काम में लेते हैं, तो यूनिट्स ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एसआई यूनिट। चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है बच्चों, वो होती है कूलाम, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। बच्चों 1 कूलाम जो है चार्ज की काफी बड़ी यूनिट है, तो हम इसके स्मॉलर यूनिट्स भी हम काम में लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो वो स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम को 1 mc लिखते हैं बच्चों, और वो होता है 10⁻³ कूलाम के। उसके बाद 1 माइक्रो कूलाम, 1 μc इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। उसके बाद देखते हैं 1 नैनो कूलाम, 1 स्मॉल nc 10⁻⁻9 कूलाम, और उसके बाद में आता है 1 पिको कूलाम, 1 pc इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलाम। ये चार्ज की स्मॉलर यूनिट्स हो गई। अब हम देखते हैं कि चार्ज जो है उसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सीजीएस यूनिट। तो चार्ज जो है उसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलाम, और फ्रैंकलिन हम बोल देते हैं, और स्टेट कूलाम को हम ESU से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम बोलते हैं इसको। अब हम देखेंगे बच्चों कि चार्ज जो है उसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर हम इनके बीच में रिलेशन देखने वाले हैं। तो देखिए 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है बच्चों 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा चार्ज की एक यूनिट और होती है जो काफी बड़ी यूनिट है बच्चों, ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी हम बोलते हैं उसको, और वो है फेराडे। वो क्या है, फेराडे। अब 1 फेराडे जो है वो किसके इक्वल होता है, तो बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर जो टोटल चार्ज है उसको हम बोलते हैं 1 फेराडे। तो 1 फेराडे इक्वल होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो टोटल चार्ज होता है उसको हम बोल रहे हैं 1 फेराडे, और 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है बच्चों 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। अब
ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज को कैसे फाइंड करेंगे वो आगे जब मैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो टोटल चार्ज होता है वो नियरली इक्वल टू इस वैल्यू के आ जाता है बच्चों 96,500 के, जिसको हम 1 फैराडे बोल रहे हैं। तो ये हो गई बच्चों चार्ज की यूनिट्स। अब हम यहां पर देखते हैं कि चार्ज जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हम देख रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हम देखें तो चार्ज का एक फॉर्मूला ले लेते हैं हम, जो कि हमने पढ़ रखा है 10th स्टैंडर्ड में, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है I इज इक्वल टू होता है बच्चों dq बाई dt। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं q अपॉन t भी लिख सकता हूं। तो यहां पर q इज इक्वल टू मैंने लिख दिया I इंटू टी। अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट हमें मालूम है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट हमने पढ़ रखी है एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लिखते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लेकिन जब डायमेंशन फॉर्मूला हम देखते हैं तो टाइम को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बच्चों वो होता है A1T1। आपको ध्यान रखना है, कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी देखने को मिलता है I1T1 भी, क्योंकि करंट को एज इट इज I भी लिख देते हैं और टाइम का हम कैपिटल T लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला A1T1। शॉर्ट में अपन जो है वो A1T1 काम में लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स। और यहां से अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक चार्ज की एक यूनिट और लिख सकते हैं बच्चों, यहां से एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, और ये 1 कूलाम के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई बच्चों चार्ज की यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि यार कोई भी जो मैटर है उस पर ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी आती कैसे है। ये हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में पता है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई थी इस कि किसी मैटर में ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होती है, इसका पता कैसे किया गया था। तो थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए उस हिस्ट्री को एक बार देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो बच्चों एक ग्रीक फिलोसोफर थे थेल्स, मिलेटस के रहने वाले थे। उन्होंने 600 BCE में ये देखा कि एक एम्बर नाम का एक सब्सटेंस होता है। एम्बर क्या होता है बच्चों, एक ट्री रेजिन होता है, मतलब ट्री से एक लिक्विड जैसा बाहर निकलता है और फिर बाहर निकलने के बाद में हार्ड हो जाता है, जैसे गोंद जैसा होता है ये, उसको हम बोल रहे हैं एम्बर। जब वो हार्ड हो जाता है तो उसको जब सिल्क के क्लॉथ से उन्होंने रब किया, थेल्स ने जब रब किया तो देखा कि यार इस एम्बर के अंदर छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। उनको नहीं पता कि रब करने से ऐसा हो क्या रहा है, उन्होंने देखा कि रब करने से इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई कि वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। उस अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी आई है उसी को हम बोल रहे हैं चार्ज। तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले देखा था कि एम्बर को जब सिल्क से रब किया, एम्बर को जब सिल्क से रब किया, इन दोनों को आपस में रब किया, तो रब करने के बाद में ये जो एम्बर है ये छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग गया। ये भी, इसमें भी अट्रैक्शन की पावर आ गई, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी आई वो इसमें जो प्रॉपर्टी आई उससे डिफरेंट थी। अब ये हुआ कैसे था उस टाइम तो नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा रब करने से हुआ क्या था। बच्चों रबिंग करने से होता क्या है कि रबिंग करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब एनर्जी से ऐसा क्या हो रहा है, इस चीज को, मतलब ये ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को हम समझते हैं एक बार वर्क फंक्शन की हेल्प से। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसको हम देखते हैं। वर्क फंक्शन है किसी भी मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालना है हमें, तो बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोल रहे हैं वर्क फंक्शन। क्योंकि
इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये न्यूक्लियस है, इसमें चार्ज पॉजिटिव है, हमने अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तो इसके अट्रैक्शन की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन से फ्री नहीं हो पाते। अगर इनको फ्री करना है तो इनको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। तो यहां पर हम एक बार वर्क फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं मैं। वर्क फंक्शन, इसको फाई नोट से हम डिनोट करते हैं, और ये होती है मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from the surface of a material is known as work function। बच्चों वर्क फंक्शन एनर्जी है, तो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट हम काम में लेते हैं वो होती है बच्चों जूल, और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं। इन दोनों का जो रिलेशन है वो आगे आपको मैं बता दूंगा, यहां बता देता हूं आपको। चलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जूल के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब यहां पर वर्क फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। इसका मतलब कि अलग अलग मटेरियल से की सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें अलग अलग एनर्जी चाहिए। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, उस सरफेस, उसकी सरफेस का नेचर कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हर एक अलग अलग टाइप के मटेरियल जो होते हैं उनकी सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें अलग अलग एनर्जी चाहिए। तो बच्चों ये स्टार्टिंग में जो डिस्कवरी की थी कि एम्बर को जब सिल्क से रब करते हैं तो उनमें प्रॉपर्टी आ गई अट्रैक्शन की। उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। अट्रैक्शन करने के बाद में रिपल्सन करने, इनको आपस में रबिंग करने के बाद में उसमें अट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी आ गई छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को। बट हुआ क्या था अट्रैक्शन करने से, वो रिपल्स रबिंग करने से, ऐसा उस टाइम में कोई मालूम नहीं था। यहां पर हम अब इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मटेरियल्स के साथ में कई सालों तक आपस में रब किया और ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में उन मटेरियल्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया। ऑर्डर में अरेंज करने पर जो सीरीज हमें मिली है बच्चों, उस सीरीज को हम बोल रहे हैं ट्रेबोइलेक्ट्रिक सीरीज। उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रेबोइलेक्ट्रिक सीरीज। और ऑर्डर में अरेंज कैसे किया है कि जिस भी मटेरियल से की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको सबसे टॉप मोस्ट पे रखा, फिर उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको थोड़ा उससे नीचे रखा, ऐसे उस ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, जिसको हम यहां पर और डिटेल से एक बार देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर ये हमारे पास सिल्क है, जैसे मान लिया कि ड्राई स्किन जो है इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ड्राई स्किन से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेदर से चाहिए हमें 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके मान ले कि सिल्क से चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से हम मान लेते हैं कि 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। पीवीसी प्लास्टिक जिसको हम बोल रहे हैं, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब देखिए, अगर इस सीरीज में, ट्रेबोइलेक्ट्रिक सीरीज में, इस सीरीज का नाम क्या है? ट्रेबोइलेक्ट्रिक सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर मान लो ये सिल्क है, इस सिल्क को अगर इससे ऊपर वाले किसी भी मटेरियल से अगर मैं रब करूंगा तो सिल्क पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा, और उससे ऊपर वाले किसी भी मटेरियल से जिससे हम रब कर रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सिल्क के कंपैरिजन में कम है। जैसे हम समझते हैं कि यहां पर हमारे पास
ग्लास देखो, ग्लास की पोजीशन सिल्क से ऊपर है इस सीरीज में, तो ग्लास को, अगर ग्लास रोड को मैं सिल्क के क्लॉथ से रब करूंगा, अब रबिंग करने से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही हीट की जो वैल्यू है, हीट एनर्जी की जो वैल्यू है, वो जैसे ही 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2, जैसे ग्लास के लिए 4.2 मान लेते हैं अपन, तो जैसे ही 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल करके कहां चले जाएंगे, सिल्क में चले जाएंगे, क्योंकि सिल्क के इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि अभी एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि उसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है हीट की वजह से, तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क के क्लॉथ में। तो अब ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, तो ग्लास पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिल्क पे, सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सब होता है प्रोसेस कि सब्सटेंस चार्ज कैसे होते हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब ऐसे ही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्सन होता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनमें अट्रैक्शन होता है। तो वो कैसे पता चला था, ठीक है, उसको भी हम एक बार देखते हैं। तो देखो क्या किया कि एक ग्लास रोड ली, उसको सिल्क के क्लॉथ से रब किया और उसको एक इंसुलेटिंग थ्रेड की हेल्प से फ्रीली हैंग कर दिया बच्चों, उसको फ्रीली हैंग कर दिया। फिर क्या करेंगे, एक दूसरी ग्लास की रोड लेंगे, उसको भी एक दूसरे सिल्क के ही क्लॉथ से हम रब करेंगे। रब करने के बाद उस ग्लास रोड को, जब मैं पहले से जो ग्लास रोड थी जिसको हैंग कर रखा था अपन ने, उसके पास में ले जाते हैं तो दूर हट जाती है, उसके दूर हटती जाती है, दूर भाग रही है उससे। इससे क्या पता चला कि रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन सेम टाइप के जो चार्ज है उनमें रिपल्सन होता है। अब सेम टाइप का चार्ज क्यों बोला मैंने, क्योंकि बच्चों ये भी ग्लास रोड है, ये भी ग्लास रोड है, और ग्लास रोड है, और दोनों को सेम टाइप के अदर मटेरियल सिल्क के क्लॉथ से हमने रब किया है, तो इनमें एक जैसी ही प्रॉपर्टी आएगी, तो एक जैसे ही चार्ज है और दूर भाग रहे हैं, तो इससे हमें पता चला कि एक जैसे चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। सिमिलरली अगर मैं प्लास्टिक रोड जो है उसको भी, एक प्लास्टिक रोड को अगर मैं कैट्स फर से रब करूंगा, प्लास्टिक देखो यहाँ पे है पोजिशन, कैट्स फर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो अगर मैं कैट्स फर से पीवीसी प्लास्टिक को अगर मैं रब करूंगा, तो इस प्लास्टिक सीरीज में नीचे है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कैट्स फर पर कैसे आएगा, पॉजिटिव, तो इस प्लास्टिक के रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही दूसरी प्लास्टिक की रोड लेंगे, उसको भी कैट्स फर से रब करेंगे, पास में लाते हैं तो वो भी दूर हट जाती है। इससे भी क्या पता चल रहा है कि सेम टाइप के चार्ज में रिपल्सन होगा, क्योंकि प्लास्टिक है और सामने कैट्स फर था, तो एक जैसी प्रॉपर्टी आएगी दोनों प्लास्टिक मटेरियल्स में। लेकिन अगर इस ग्लास रोड जो कि सिल्क के क्लॉथ से रब करके हैंग की हुई है, उसके पास में एक प्लास्टिक रोड को हम लेकर आते हैं कैट्स फर से रब करने के बाद में, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब बच्चों डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट अदर मटेरियल से रब किया है अपन ने, तो इन दोनों में डिफरेंट चार्ज है, और डिफरेंट चार्ज जो है उन दोनों में क्या हो रहा है, ये पास में आती है, इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद में ये पता चला था कि ऑपोजिट काइंड के जो चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, और सिमिलर जो चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन होता है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। वो नीचे भी यहाँ पे दिखा रखा है कि दोनों जो पॉजिटिव है उनमें रिपल्सन, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सन, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि चार्जेस को, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये नाम किसने दिए थे, क्या इसकी वजह है, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए, इनिशियली जब थेल्स ने इनको रब करके ये सब ऑब्जर्व किया, उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनमें से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे। उस टाइम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने देखा कि जब ग्लास को सिल्क से रब करते हैं तो उसमें भी एक प्रॉपर्टी आ गई, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, और सिल्क जो है वो भी अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ग्लास में जो एक प्रॉपर्टी आएगी वो सिल्क में जो प्रॉपर्टी है उससे डिफरेंट थी। तो डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, क्योंकि अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले कि दो फिनोमेना हो रहे थे कि या तो चीजें पास में आ रही थी, दूर जा रही थी, या तो पास में आ रही थी, दूर जा रही थी। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि चार्ज सिर्फ दो टाइप का होता है, और उनको नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो नाम है, ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, ये सबसे पहले किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1752, क्योंकि उस टाइम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की थी 1897 में, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की थी 1917 में, एंड न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। अब हम देखते हैं कि इन पार्टिकल्स पर चार्ज कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको माइनस ई से हम डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है बट पॉजिटिव होता है, तो यहां लिखेंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का जो मास है वो होता है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 होता है बच्चों, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है ये, ठीक है। लेकिन मास तो होता है इसका, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है बच्चों वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। यहां मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम होता है, लेकिन 2 डिजिट तक, पॉइंट के आगे 2 डिजिट तक सेम होता है। उसके आगे अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन हल्का सा प्रोटॉन से हैवियर पार्टिकल है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में हल्का ज्यादा होता है, लेकिन जनरली हम 2 डिजिट तक काम में लेते हैं, तो 2 डिजिट तक दोनों की वैल्यू सेम है बच्चों। ये थे हमारे जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज और मास। आगे हम देखते हैं बच्चों, हमने देखा कि यार ये सब हमने कि चार्जिंग के प्रोसेस को हमने समझा कि चार्ज कैसे होता है। तो वन लाइन में अगर आपसे को पूछे कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कब आएगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब देखिए किसी भी मटेरियल को चार्ज करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। तो बच्चों 3 मेथड हैं हम हमारे सिलेबस में जो दे रखे हैं। फर्स्ट है बच्चों वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन या कॉन्टैक्ट, और थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जब 2 मटेरियल्स को हम आपस में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होती है तो उस हीट एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं बच्चों, और वो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मैग्नीट्यूड दोनों पर सेम होता है बच्चों। अब यहां पर ध्यान रखना है, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए यहां पर व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं जब रब करते हैं। The object which loses electrons becomes positively charged। बताया था मैं, जैसे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। The object which gains electrons becomes negatively charged। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी हमने देखा था कि ये सिल्क क्लॉथ है, ये ग्लास रोड है, इन दोनों को आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहां चले जाएंगे, सिल्क में चले जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, इस प्रोसेस को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को। अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चार्जिंग बाय कंडक्शन की। देखिए बच्चों, अगर कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी जो है, चार्ज्ड बॉडी को अगर मैं एक न्यूट्रल बॉडी के टच करता हूं, तो टच करूंगा तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये भी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आपस में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है जैसे अपन टच करेंगे, और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। यहां पर ध्यान क्या रखना आपको, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में दोनों बॉडीज जो हैं उन पर सेम टाइप का चार्ज डेवलप होता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसको मैं न्यूट्रल बॉडी के टच करूंगा तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको मैं इसके टच करूंगा न्यूट्रल बॉडी के, तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब सेम टाइप का चार्ज ट्रांसफर होता है बच्चों, ठीक है। जबकि
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने देखा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था कि जब दो को हम आपस में रब करते तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, वहां ऑपोजिट काइंड के चार्ज डेवलप होते हैं, जबकि चार्जिंग बाय जो कंडक्शन है उसमें सेम टाइप का चार्ज डेवलप होता है। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड, कुछ चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है बच्चों। और मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरिंग कंडक्शन सेम चार्ज इज क्रिएटेड ऑन इन ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब यहां हम इसको समझते हैं, क्या समझते हैं, देखिए हमारे पास में मान लेते हैं कि ये जो दिखा रखे हैं मैंने, ये है मेटल के स्फेयर है बच्चों, मेटेलिक स्फेयर मान लिया मैंने। ये जो स्फेयर है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये न्यूट्रल है बच्चों, अनचार्ज्ड है, इस पर नेगेटिव चार्ज। सेकंड सिचुएशन मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में टच कर दिया, टच कर दिया तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो जैसे मैं टच करूंगा तो इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर देखने लायक बात क्या है कि जैसे मैंने टच किया तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा चार्ज नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे टच किया और कितनी देर तक मैं टच रखता हूं इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पर जैसे मैं इसको टच किया तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अब ये पोटेंशियल क्या है वो अपन अगले सेकंड चैप्टर में देखेंगे, बट मैं समझाऊंगा आपको उस बात को अभी। तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है, उसके बाद में रुक जाता है और दोनों क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए। अब अगर हम देखते हैं सीन को, यहां पर क्या था, देखो ये चार्ज्ड बॉडी थी, ये अनचार्ज्ड बॉडी थी। जब चार्ज्ड को नेगेटिवली चार्ज को मैं न्यूट्रल से टच किया तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए थे और दोनों पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था। इस सीन में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, मेटल का स्फीयर, और ये अनचार्ज्ड है। जब इन दोनों को मैं टच कर रहा हूं आपस में तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, अपन बोल देते हैं, बट एक्चुअल में क्या होगा, देखिए ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी जो है मेटल का है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इधर जाएंगे, इधर जाके इसके पॉजिटिव चार्ज को कुछ कम कर देते हैं। इसमें जितना पहले पॉजिटिव चार्ज था, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, चार्ज को कम करते जाएंगे इसके पॉजिटिव चार्ज को। अब चूंकि इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं बच्चों, तो इसमें भी कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, तो होगा क्या, जैसे हम टच करेंगे तो इसका जो पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना बचता नहीं है, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम जनरली इसे बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके टच कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज निकल के इसमें चला गया। और ये सब भी कब तक होगा बच्चों, वही जब तक चार्ज का ट्रांसफर, इनको दोनों को टच में रख रखे हैं अपन, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करता है कितने टाइम तक हमने इसको टच किया है। अगर ज्यादा देर तक टच करते हैं तो कब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहता है। अभी पोटेंशियल क्या है इसको समझते हैं अपन। जैसे मान लो बच्चों ये दो हमारे पास पानी की टंकियां हैं, ठीक है, और ये दोनों यहां पर रखी हुई है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये खाली है। अब भरी हुई टंकी मतलब ये चार्ज बॉडी, खाली टंकी मतलब न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अब जैसे इन दोनों को टच कर देते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों टंकियों को पानी पाइप से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, इधर से पानी इसमें जाएगा, इसमें जाएगा तो इसका लेवल तो क्या होगा, कम होगा, और इसका लेवल बढ़ेगा। और पानी कब तक ट्रांसफर होगा इसमें, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। जैसे लेवल बराबर हो गया इस पानी का इधर से इधर फ्लो होना रुक जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही जब दो बॉडीज को हम आपस में टच कर देते हैं, मतलब दो बॉडीज का मतलब एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के टच कर देते हैं, या एक चार्ज को दूसरी चार्ज बॉडी से टच कर देते हैं, तो उनमें चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो देखिए ये था हमारा चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। यहां पर हमने देखा कि अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल के टच करेंगे तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल के टच करेंगे तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, मतलब सेम चार्ज क्रिएट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, अभी मैंने जो दो मेथड्स बताए थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से अगर दोनों बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है, ये भी कंडक्टिंग मान लो, इसको मेरे हाथ को मैं बॉडी मान लेता हूं, ये दोनों अगर कंडक्टिंग है तो चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन से हम दोनों कंडक्टिंग बॉडीज को आपस में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वापस दोनों कंडक्टिंग तो चार्ज फ्लो हो सकता है, वापस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वो, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से चार्ज करते वक्त ध्यान रखना कि मिनिमम एक बॉडी जो है वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मेथड में क्या है कि कंडक्टिंग बॉडीज होनी चाहिए, इंसुलेटिंग बॉडीज में उतना इफेक्टिवली चार्ज नहीं कर सकते चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट से, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। नेक्स्ट एक जो मेथड है वो है बच्चों हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम देखते हैं कि बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के हम एक न्यूट्रल बॉडी में ऑपोजिट काइंड का चार्ज डेवलप कर देते हैं बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। जैसे ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है, जैसे मैं इसके पास में लाऊंगा तो इसमें ऑपोजिट काइंड का चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव होती है इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव होती है इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेंगे अपन बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए, the process in which an uncharged body develops opposite kind of charge on it without being in contact with a charged body, मतलब चार्ज बॉडी के बिना टच किए अनचार्ज बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है। वो कैसे होता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास मान लेते हैं ये मेटल का स्फीयर है, ठीक है, ये मेटल का स्फीयर है ए। इनिशियली बच्चों कैसा है, अनचार्ज्ड है। अब हमें इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। मान लेते हैं बच्चों हम इसको करना चाहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, या मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज, कैसा भी कर सकते हैं अपन। लेकिन ध्यान रखना है, अगर हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, अगर हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम इसके पास में एक बॉडी जो लेकर आएंगे चार्ज बॉडी, वो नेगेटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव करना चाहते हैं तो नेगेटिव होनी चाहिए, और नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। मैं यहां पर इसको करना चाहता हूं पॉजिटिवली चार्ज, इस स्फीयर को कैसा करना चाहता हूं, पॉजिटिवली चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेकर आऊंगा, पहले से किसी मेथड से चार्ज की हुई बॉडी है ये, वो लेकर आऊंगा, लेकिन टच नहीं करूंगा। जैसे मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आया, अब ये स्फीयर किसका था बच्चों, मेटल का है। अब इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, वो इसके रिपल्सन की वजह से दूर जाएंगे, रिपेल होंगे। तो इधर से इस हिस्से से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्सन की वजह से दूर चले गए बच्चों, इस हिस्से पर इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और इस हिस्से पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये इसके रिपल्सन की वजह से दूर जाना चाह रहे थे, लेकिन इनको पाथ नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, एक वायर जो है अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया हमने। तो जैसे इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या हो गया, पाथ मिल गया ग्राउंड में जाने का। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले गए, ग्राउंड में चले गए। तो इस हिस्से के जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर रिपल्सन की वजह से इकट्ठे हुए थे, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन की वजह से अभी भी यहां पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इसको कट कर देंगे, ग्राउंड कनेक्शन को हटा देंगे, लेकिन इस रोड को इसके पास में ही रखा हुआ है हमने, पास में रखा हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इसी हिस्से पर जमा हुआ है यहाँ पे। अब बच्चों यहां पर ध्यान देना, इनमें आपस में रिपल्सन लग रहा है, लेकिन इसके अट्रैक्शन की वजह से ये सारे पास में है। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस जो रोड है हमारे नेगेटिवली चार्ज, इसको भी हम हटा लेंगे। जैसे हटाएंगे तो इनके बीच में आपस में रिपल्सन फोर्स लग रहा था, तो उस रिपल्सन की वजह से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं, और ये पूरे हमारा जो मेटल का स्फीयर है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बच्चों। और ऐसे करके ये हमारा स्फीयर बिना किसी कॉन्टैक्ट के चार्ज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो चार्ज्ड बॉडी है उसके चार्ज में कोई कमी नहीं आई है, इसके चार्ज एज इट इज है। लेकिन अभी हमने देखा था चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में कि वहां पर जो पहले से चार्ज बॉडी है, जैसे टच करेंगे तो इसका चार्ज कुछ कम हो जाता है। तो ये थे बच्चों हमारे पास चार्ज करने के मेथड्स, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग एक दूसरा एग्जांपल लेके इस स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा, बस जो हम रोड लेकर आते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आएंगे, वो आपको करके देखना है। अब देखिए बच्चों,
इसके आगे हम देखते हैं कि यार हमने ऑब्जेक्ट्स को किसी मेथड से चार्ज कर लिया, जैसे रबिंग करने से चार्ज कर लिया, लेकिन दिखने से हमें पता नहीं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के पता नहीं कर सकते कि यार ये चार्ज है या अनचार्ज है। तो पता कैसे लगाएंगे, किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लगाएंगे? तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बच्चों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है बच्चों GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होता है बच्चों? ये एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज जो है उसकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर पाते हैं या उसको हम मेजर कर पाते हैं। तो देखिए, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? ये एक तरह से रिपल्सन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। और यहां अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इंडक्शन की जगह कंडक्शन भी हम बोल सकते हैं। देखिए अभी समझाऊंगा उस बात को मैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, यहां पर ध्यान दो, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक जार होता है, ठीक है, और उसमें यहां पर ये इंसुलेटिंग एक कॉर्क होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक होल करके एक मेटल की रोड हम लगा देते हैं, और मेटल की रोड लगा के यहां हैंगर की हेल्प से गोल्ड की लीव्स को हम लगा देते हैं, ठीक है। ये दोनों गोल्ड की लीव्स हैं बच्चों, और ये मेटल डिस्क हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ मेटल फॉइल लगा के उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। हर एक चीज समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों होता है। अब ये तो अरेंजमेंट हो गया उस हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। ये गोल्ड की लीव्स होती हैं, काफी पतली लीव्स बना सकते हैं अपन। गोल्ड ही क्यों यूज करते हैं बताऊंगा मैं। अब देखो, ये सेटअप आपके सामने होता है GLE का, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। अब मान लो बच्चों, ये कोई हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, इसको हमने चार्ज कर रखा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसमें चार्ज आया भी है नहीं आया। इसका हमें, इसके चार्ज को हमें डिटेक्ट करना है, चार्ज पे प्रेजेंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पास में लाएंगे, टच नहीं करेंगे, टच करके भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो टच नहीं करेंगे, दूर रखेंगे। मान लेते हैं बच्चों कि ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। जैसे ही मैं इसके पास में लाया तो क्या होगा, ये मेटल की रोड है, ये मेटल डिस्क है, तो वही अभी जो पढ़ने पड़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो प्रोसेस होगा इसके। और ये भी गोल्ड भी क्या है, मेटल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पॉजिटिवली चार्ज रोड की वजह से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे इधर, और इस हिस्से पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ऊपर जा चुका, तो यहाँ इस हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज, इस हिस्से पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो गोल्ड की लीव्स आपको ऐसे ऐसे दिख रही हैं, इनिशियली बच्चों ऐसे नहीं होती, गोल्ड की लीव्स ऐसे होती हैं। जैसे ही मैं चार्ज बॉडी को इसके पास में लेकर आता हूं, चार्ज बॉडी को मैं इसके पास में लाता हूं, तो ये कैसी हो जाती हैं, ऐसे ब्रॉड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जैसे ही पास में लाऊंगा, यहां पर रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ये ग्लास का जार है तो हमें दिखता रहेगा। जैसे मैं रोड के पास में लाऊंगा, अगर ये फैल जाती हैं तो पक्का जो बॉडी हम पास में ला रहे हैं वो कैसी है, चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पास में लाने पर कोई रिएक्शन नहीं होता तो अनचार्ज्ड है बच्चों। अब ये तो था चार्जिंग बाय इंडक्शन से, ठीक है। यहां पर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट हमने इस दूर नहीं रखा, डायरेक्ट लाके टच कर दिया। तो टच करने से क्या होगा, इसका जो चार्ज था वो इसमें ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो पहले गोल्ड की लीव्स ऐसे थी, जैसे ही अब इसका पॉजिटिव चार्ज यहां से होता हुआ बच्चों इसमें में आया, इसमें आया, तो पहले ऐसे थी, अब हमें पता है इसमें पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव में हमें पता है कि क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो वो ऐसे फैल जाएगी, और फैल जाएगी तो हमें पता चल जाता है कि ये जो बॉडी है वो चार्ज्ड बॉडी है। अब अगर रिपल्सन की वजह से इनका फैलाव जितना ज्यादा हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि यार जो बॉडी हम ला रहे हैं उसमें चार्ज जो है उसकी क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा है। हम एग्जैक्ट अमाउंट मेजर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम एग्जैक्ट अमाउंट कितना है वो मेजर नहीं कर सकते, बट ये पता चल जाता है कि उसमें कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर इट कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट क्वांटिटी बट शोज रिलेटिव चार्ज स्ट्रेंथ। मतलब रिलेटिव का मतलब कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को लाने पर वो कम फैल रहा है, दूसरे को लाने पर थोड़ा ज्यादा फैल गया, तो ये पता लगा देंगे कि यार इन दोनों में ज्यादा किस्म है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट कितना है वो पता नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेटल फॉइल्स को अपन ने ग्राउंड से या अर्थिंग से कनेक्ट कर रखा है, वो सेफ्टी पर्पस, सुरक्षा की पर्पस से हमने कनेक्ट कर रखा है कि अगर एक्सटर्नल कोई चार्ज है
एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाए, सेफ्टी के पर्पज से हम ग्राउंड से। दूसरी बात कि अगर बहुत ज़्यादा चार्ज है तो मैं ये गोल्ड लीव्स जो है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा चौड़ी होकर डैमेज ना हो जाए, तो जैसे ज़्यादा चौड़ी होंगी तो ज़्यादा चौड़ी होकर इसके टच हो जाएगी, एक्सेस जो चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो सेफ्टी पर्पज से हम ये अर्थिंग पॉइंट लगाते हैं बच्चों। तो ऐसे करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाते हैं। बच्चों आज की क्लास के लिए बहुत है, इतना ही। नेक्स्ट हम चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।